मिरर हमने कर लिया था। लेंसेज हम देखेंगे। लेंसेज देखने से पहले हम लोग रिफ्रैक्शन वर्ड को देखते हैं। ठीक है। क्लास 10th में तो तुम ऐसे बोलते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। बट एक्चुअली में हायर क्लासेस में, जैसे क्लास 12th वगैरह में क्या बोलोगे, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी इन लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है। ये होता है हायर क्लासेस में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा जस्ट एक मिनट, कोई भी ऐसा है क्या जिसने ये बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है लाइट चैप्टर अपने स्कूल में, या फिर हमारे यहाँ डीएलसी में एज अ ओल्ड स्टूडेंट? है तो ऐसा जो है वो, सर मैंने नहीं पढ़ रखा करके लिखो, फाइनल बात। ठीक है, खैर छोड़ो। तो ये देखो, मीडियम मतलब समझ लो ना, क्योंकि मीडियम वन है। मीडियम वन मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग रहती है, उसमें डेंसिटी एयर का या एयर का बोलता है मटेरियल का डेंसिटी कुछ अलग रहता है, कुछ अलग मटेरियल यूज हो जा रहा है। जैसे लोगों को अलग अलग मीडियम बोलते हैं, जैसे मीडियम टू हमारा ग्लास है जैसे। ठीक है? तो जानते हो कि अगर ऐसे एंटर होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है। और अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, रेयरर से डेंसर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मोड क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसमें पहले ये इधर जाने का मन था इसका। समझ लो, अगर सीधे जाते रहते तो उधर जाता, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है? ये तो ये हुई 10th क्लास में, ऐसा होता ही है। बट अगर एक लाइट खुद सीधी आ रही है, इंसिडेंस इसका ऐसा हो रहा है एकदम ही स्ट्रेट, तो सीधी चली जाएगी ना वो तो अब तुम ये बताओ मेरे को, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है कि नहीं? हैज रिफ्रैक्शन अकर्ड? ठीक है ना, हम लोग क्या बोलेंगे? यस, रिफ्रैक्शन तो अकर्ड है। यस। ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री है। तो क्या चीज़ हुआ फिर? कुछ प्रॉपर्टी बदल गई है। क्या प्रॉपर्टी बदल गई है बता सकते हैं? क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसमें बदल गई है? ठीक है, करेक्ट।
properties that changed. एक स्पीड बदल जाती है और दूसरी वेवलेंथ बदल जाती है। व्हाट डज नॉट चेंज? क्या नहीं बदलता बताओ? वो तो इसी प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। ठीक है, वो तो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डायरेक्शन नहीं बदल रहे हैं, वरना तो डायरेक्शन बदल जाता है। कोई और जो जानता हो? कोई भी नहीं जानता? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, नहीं जानता था। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तेरे को। देखो, ऐसा तुम ट्राई करना विजुलाइज करने का कि एक जो लाइट होती है ना, वो एक वेव जैसे होती है, जो हमें डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो जब लाइट आते रहती है ना, तो इस तरीके से कुछ वेव आ रही है, ऐसे करके फील होता है। टाइम पासिंग थ्रू ग्लास काम कर रहा है। तो जब तुम खुद सोचो, अगर तुम रेयर मीडियम में चल रहे हो, तो याद रखना जो वेवलेंथ होते हैं ना हमारे लिए, इस वेवलेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, जिसे सिर्फ वेवलेंथ कहलाते हैं। तो ये वेवलेंथ इज सिमिलर टू आर फुट लेंथ। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, पानी में दौड़ोगे और हवा में दौड़ोगे तो किसमें फास्ट चलोगे, पहले तो तुम मुझे बताओ। इसमें तेज दौड़ सकते हो पानी में, या पानी में तेज दौड़ोगे, या फिर एयर में? एयर मतलब जमीन पे, लैंड में। जब लैंड में दौड़ रहे हो तो तुम्हें ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। लैंड में जब दौड़ रहे हो तो कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। एयर है, एयर बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है बोलते हैं। और पानी में दौड़ोगे तो वाटर तुम ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, पानी बार बार टकरा रहे होगे। ठीक है, सिमिलरली तो स्पीड, खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे इसमें बोलूँ स्पीड 1 है और यहाँ पे स्पीड 2 है इस मीडियम में नीचे में, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेकंड मीडियम अगर वो डेंसर मीडियम है, ठीक है, सेकंड मीडियम अगर डेंसर है तो वहाँ पे स्पीड जो है वो कम रहेगी हमारे लिए करके, कम रहेगी। ठीक है, और तुम ये बताओ फुट लेंथ, फुट लेंथ के बारे में सोचो। जब दौड़ते हो तो तुम्हारे पैर का लेंथ इसमें ज्यादा फैला पाओगे पैर को, जल्दी जल्दी दौड़ते समय लैंड में ज्यादा जोर से फैला पाओगे पैर के लेंथ को, या पानी में ज्यादा जोर से फैला पाओगे? है ना? ऑफकोर्स तुम लैंड में जब दौड़ोगे, मतलब जिस जिस मीडियम में एयर है ना, जहाँ पे तुम्हारे लिए रेयर जैसा महसूस हो रहा है तुम्हें, हवा जिससे तुम टकरा रहे हो, तुम्हारा पैर जैसे टकरा रहा है हवा, है ना, तो तुम समझ रहे हो कि फुटबॉल तुम लैम्डा से डिनोट करना चाह रहे हैं। तो लैम्डा टू जो होगा पक्का कम होगा, छोटे छोटे पैर रख पाएंगे उसमें, लैम्डा टू। ठीक है, तो ऐसा बदल जाता है ये देखो।
ठीक है। और पहले जिस स्पीड से आ रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, लेटेस्ट से, ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा। ठीक। इमेजिन करो, ये बहुत तेजी से आ रहा था, अब धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है देखो। फ्रिक्वेंसी जो है ना यार, वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को, किसी भी चीज़ की। मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि दो अलग अलग आदमी हैं, आदमी है, दो अलग अलग सब्सटेंस है, एक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो हमेशा बोलोगे अच्छा जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है करके, हमेशा। ठीक है। ऐसी एक डे टू डे लाइफ में बोले, तो मान लो एक बंदा 1 सेकंड में 5 बार उठक बैठक कर लेता है, खड़े होकर बैठ जाता है। और एक बंदा उसी 1 सेकंड में 5 ना करके मान लो 20 कर लेता है। तो जो ज़्यादा बार कर पा रहा है, पक्का उसके पास ज़्यादा एनर्जी रही होगी, तभी ज़्यादा कर पा रहा है, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है। फिलहाल तुमने ना, हो सकता है अभी तो नहीं पढ़ा तुम अभी छोटे क्लास में, फॉर्मूले नहीं जानते तुम, लेकिन तुम्हें एक रिलेशन याद होना चाहिए कि वी जो है वो एफ इंटू लैम्डा होता है करके, जिसमें वी क्या है, स्पीड है। ठीक है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ये फॉर्मूला कभी देखा होगा। ठीक है। खैर, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, बिल्कुल रहता है फ्रीक्वेंसी बाय द वे। कभी कभी फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी डिनोट करते हैं, म्यू से, सॉरी, म्यू। तो डरना मत, ये वी नहीं है, ये म्यू है। ठीक है। ओके। फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब देखो यार क्या होता है, जब एक मीडियम से हम लोग दूसरे मीडियम में जाते हैं ना, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा में v भी कम हो जा रहा है इस मीडियम में, और लैम्डा भी कम हो जा रहा है। दोनों ही कम हो जा रहे हैं, तभी तो फ्रीक्वेंसी सेम रह पा रहा है। ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कि ये कम हो और ये बढ़े, तब तो फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ जाएगा ना। दोनों ही कम हो जाएंगे तो भले एक बार के लिए काम चल सकता है, तभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। अब याद रखना, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो बताने वाला हूँ चैप्टर में, ये इतना काम का नहीं हमारे सिलेबस के लिए, फिर भी अपन एक बार ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स एनर्जी। अब तुम सोचो, एक बल्ब से पूछें, एक बल्ब से बात करें, तो बल्ब अगर ऐसा बोलता है लेटर से, 1 सेकंड के लिए मान लो कि बल्ब बोलता है कि मैं हर सेकंड 100 जूल निकाल रहा हूँ, बोल रहे हैं मान लो, 100 वाट का बल्ब होगा, तो हर सेकंड 100 जूल निकालेगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, अगर यहाँ से 100 जूल निकल रहा है, तो यहाँ से भी हर सेकंड 100 जूल ही जाते रहना चाहिए ना, किसी भी एक जगह से। अगर 100 जूल हर सेकंड आ रही है, तो 100 जूल ही जाते रहना चाहिए। क्यों? वरना उस जगह पे स्टोर हो रही होगी एनर्जी। मान लो ये बंदा बोले कि यार आया तो 100 जूल था, लेकिन हर सेकंड जा 50 जूल रहा है, इसका मतलब हर सेकंड 50 जूल किसी जगह पे स्टोर हो रही है। ऐसा कभी देखा है तुमने कि किसी सरफेस पे लाइट मारो, तो वो एनर्जी को स्टोर करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है? ऐसा कभी नहीं होता वर्ल्ड में, नेचर में ऐसा नहीं होगा कि सम प्लेस हैज बिकम अ स्टोरेज एरिया फॉर एनर्जी, ऐसा नहीं होता। लगातार मूवमेंट होते रहती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है। फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकंड कितना मूवमेंट हो रहा है एनर्जी का, ऐसा बोल सकते हो तुम। ठीक है। ऑल दो इसको मैं कंप्लीट समझाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, बट तुम ऐसा मानो, फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं बदलती बदलती बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ये स्टेटमेंट तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। इसका मतलब क्या है? सोर्स अगर हर सेकंड 100 जूल निकाल रहा है, तो हर जगह पूरे उसके पाथ में हर जगह से 100 जूल ही जा रहा होगा हर सेकंड।
तो याद रखना फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, और एक लाइट जब एक जगह से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। सॉरी यार, बार बार कॉल आ गया। फिर से मैं बताता हूँ, अगर कोई लाइट से पूछो, वो लाइट बोलेगा मान लो मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 100 जूल हर सेकंड भेज रहा हूँ, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा होगा नेचर में कि वहाँ पे लगातार वो 100 जूल स्टोर हो जा रहे हैं, 100 जूल का कुछ हिस्सा। ठीक है, कंटिन्यूसली वो उतनी रेट से फ्लो होते रहता है। ठीक है, अब ये बात को तुम्हें समझना है तो थोड़ा सा और कुछ वीडियोस वगैरह देखो। फिलहाल 10th में तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सो इट डज नॉट चेंज while moving from one medium to another, while moving from one medium to another। याद रखना ये बात। फिर तुम लोगों ने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा होगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ में तुमने ये पढ़ा होगा कि काइंड ऑफ रिवाइज करा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नया नहीं है सिखाने के लिए मेरे पास। ठीक है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है मान लो, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है मान लो। तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर होता है, ये पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर मान लो वो अगर ग्लास से आ रहा है, ठीक है, लेटर से वो ग्लास से आ रहा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अ, मान लो √3 है। ठीक है, और अगर मान लो उस समय पे उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है। ठीक है, और अगर वो एक ऐसे मीडियम में जा रहा है मान लो, और अगर वो एक ऐसे मीडियम में जा रहा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है, जैसे कि एयर। ठीक है, तो एंगल ऑफ तो आर कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, बताओ तो फिर। रिफ्रैक्शन, ये फॉर्मूला लगाना कोशिश करो, सब लोग ट्राई करो। तो देखो क्या होगा,
वही लगाना है, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, है ना। और n1 कितना है हमारे लिए, √3 है, साइन 30 इक्वल टू n2 1 है, साइन आर। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है साइन आर। ठीक है, √3/2 कब होगा, आर कितना होगा, 60 डिग्री होने पे होगा। एंगल बताना था ना, तो 60 डिग्री में है, इसका मतलब 60 डिग्री होता है। तो ये तुम समझ लो, वाइल वी आर एंटरिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, तब वो रिएक्शन पास होता है, लेकिन लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मोड रहती है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुमने पढ़ रखी है इसमें। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये ग्लास है, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का। और लाइट यहाँ से आ रही है, ये सरफेस 2 है मान लो, ये सरफेस 1 है मान लो। पहले बात तो बताओ, लाइट अगर मैं परपेंडिकुलर दूरी के अंदर घुस जाए तो लाइट, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं मैंने, क्वेश्चन क्या है अभी, तो बस तुम ये बताओ लाइट अंदर घुसेगी कि नहीं। फाइंड एंगल, घुस जाएगी हमेशा, हमेशा घुस जाएगी, ग्लास है, 0 डिग्री पे इंसिडेंस होगी तो अंदर घुस जाएगी। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सर्किल, ट्राई करो। देखो पहले बात तो पहले वाले सर्किल से घुस जाएगी, इसके बारे में करूँगा। ट्राई दिस। देखते हैं चलो। जैसे यहाँ पे जब आया ना, तुम ये बताओ ये वाले सरफेस के लिए यार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये वाले सरफेस के लिए कितना लिखूँ मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। हम्म, देखो, देखो कोशिश करता हूँ, ये अगर 16 तो 30 में एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 लिखूंगा। क्वेश्चन पूछूंगी यस या नो। बिल्कुल गलत है ये।
ये गलत है। क्यों? भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करोगे? नॉर्मल से करोगे ना। ये नॉर्मल है ना। ये नॉर्मल है भाई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? एन वन साइन वन, ये मीडियम का नाम पूरा देता हूँ, मीडियम का नाम मतलब देता हूँ। एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर, ठीक है। अब देखो एन वन का मैं डाल रहा हूँ रूट टू, एक अच्छी चीज सीखोगे। साइन आई कितना होगा? रूट थ्री बाई टू। एन टू, एन टू तो एयर है, कुछ नहीं बता रखा तो एयर लेना होगा। वन साइन आर। तो इस केस में रूट टू में रूट टू आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है? ऐसा कोई आर मिलेगा तुम्हें? ये पॉसिबल है क्या ऐसा आर लिखना? कितना आ रहा है देख रहे हो? रूट ऑफ, देखो कितना है ये, 1.5 का रूट कितना होगा? 1.5 का रूट साइन कभी हो सकता है क्या 1.5? ये तो नॉट पॉसिबल आ रहा है। तुम्हारे सिलेबस में सीबीएसई में ऐसा नहीं आएगा, बट मैंने तुम्हें सिखाने के लिए ऐसा दिया हुआ है। नॉट पॉसिबल बोलना है इसको, ठीक है। क्यों? सिंस साइन आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन। कोई बता सकता है हम लोग को फिर यहाँ पे नॉट, ऐसे केस में क्या होता है करके? जब ऐसा एब्सर्ड वैल्यू आ जाए, वन से बड़ा ही आ जाए साइन आर, तो क्या होता है ऐसे केस में? रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। साइन आर कांट बी ग्रेटर देन वन, implies रिफ्रैक्शन नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई एंगल नहीं मिलेगा हमें। कोई ऐसा एंगल मिल सकता है जिसके लिए 1.5 हो जाए साइन? नहीं, रिफ्रैक्शन नॉट पॉसिबल। क्या होता है ऐसा केस में? कोई भी नहीं जानता ना। ऐसे ही केस में होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब तुम्हें कोई भी आर केसेस पॉसिबल वैल्यू ना मिल रही हो, ठीक है। देखो ना, साइन आर वन से बड़ा हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट कहीं तो जाएगी ना। लाइट बाहर तो आ सकती ही नहीं है, ठीक है। लाइट बाहर तो आ ही नहीं सक रही है ना। तुमने वन कहाँ से निकाला था? वन तो मतलब 90 डिग्री तो कहीं से भी नहीं आ रहा था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल पॉसिबल क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऐसे केस में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोड किस चीज में होता है तुम जानते हो? डायमंड वगैरह में होता है। अगर डायमंड को ऐसे कट करो और ऐसा लाइट को भेजो तो पक्का अंदर में तीन चार बार वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। खैर तुम्हें सीबीएसई में ये क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करके मैं सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एकदम बहुत ज्यादा लो। धीरे आ रही है क्या? सबको धीरे आ रही है? हाँ सर, मैंने दूसरों से ही पूछा। वॉइस लो है, वॉइस लो है, कैसे करें यार इसको? चलो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर। ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री है, नहीं रूट थ्री, हाँ रूट थ्री है मान लो, ठीक है। और एक लाइट को ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है। अब बताना मेरे को कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस कितना होगा? ट्राई करो सब लोग।
फिर से वही करते हैं, ये अगर 30 है फिर 60 रहेगा, अगर ये 60 है तो नॉर्मल से कितना एंगल हो जाएगा, नॉर्मल से 30 डिग्री रहेगा। समझते हो क्या ये 30 60 30 कैसे हो रहा है, क्योंकि मिला करके 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री मिला करके। ठीक है, तो तुम बोलना कि N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। ठीक है, N1 है हमारे लिए √3, साइन आई है हमारे लिए साइन 30, N2 हमारे लिए एयर है, कुछ नहीं दिया तो एयर है पक्का। ठीक है, साइन इंटू आर। अब ये √3/2 हो गया फिर से, यहाँ से आर का पता चलेगा 60 डिग्री। स्नेल्स लॉ यार याद करना एक बार। देखो एक बात याद रखना, अगर लाइट आ रही थी मान ली, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है, और लाइट इसमें जाने के बाद इसकी स्पीड मान लो 2 × 10⁸ हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, बता सकते हैं? फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ठीक है, करेक्ट है तुम्हारा। है ना, करेक्ट। ए दोबारा एट क्या लिख रही हो, अरे उतना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है भाई। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं, जानते होगे, पहले पढ़ाया होगा सही। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, है ना, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यहाँ पे एन2 जो निकाल रहे हैं, वैक्यूम में हमारे 3 × 10⁸ और मीडियम में कितनी है, 2 × 10⁸। ठीक है, 1.5 ये तो ये बात नहीं कि एक मीडियम एयर था ही, है ना, और अगर एयर ना रहता तो हम लोग ये सब चीजें कर सकते थे। देखो, अगर कोई N1 से N2 में जाए ना, तो ये बात याद रखना कि जो, मान लो ये N2 ग्लास है, एक मिनट की सोच लो, और ये एयर है मान लो, तो मैं यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, N2/N1, इसको मैं V2/V1 लिखूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताना, या फिर मैं इसको V1/V2 लिखूँ। कैसे पढ़ते हैं फिर इस फॉर्मूला को वो भी बताऊंगा मैं, कैसे सोचते हैं बताऊंगा, क्या सही है इन दोनों में, एक ही ऑप्शन है। ये एयर ना होकर के कोई भी मीडियम है मान लो, एयर लिखने देते कुछ और मीडियम मान लो, वाटर है मान लो। ठीक है तुम्हारा तरीका। देखो कैसे सोचोगे, N2 क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि अगर N2 ज्यादा बड़ा है, N2 ज्यादा बड़ा होना तो इसका मतलब क्या है, N2 लार्जर अगर होगा, उसका फिजिकल मतलब ये है कि डेंसर है वो,
समझ रहे हो? और अगर डेंसर है तो तुम खुद सोचो, अगर तुम डेंस जगह पे दौड़ोगे डेंस पानी में, तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा रहेगी कम रहेगी? जितना ज़्यादा डेंसर रहेगा मतलब उसमें स्पीड उतनी ज़्यादा कम रहेगी। अगर एन टू अगर ज़्यादा होता तो वी से उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी रहनी चाहिए थी। जितना ज़्यादा एन टू उतनी कम स्पीड। समझ रहे हो? इसी बात पे हम लोग बोलेंगे कि ऊपर वाला इनकरेक्ट है, तो नीचे वाला करेक्ट है ना? सोचना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहनी चाहिए। एन टू जितना बढ़ाओगे, किसी भी चीज़ का मीडियम की डेंसिटी जितनी बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा उस मीडियम में हमारी जो स्पीड है ना लाइट की, वो उतनी कम है। और ये बात भी जानते हैं अपन कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, जानते हो ना? तो वी वन इक्वल टू एफ वन लैम्डा वन लिख देना। ये रिलेशन कहाँ से है? साउंड चैप्टर में पढ़ा होता है तुमने, 9th क्लास। एफ टू लैम्डा टू, एफ तो नहीं बदलेगा ना, एफ तो दोनों समय सेम रहेगा। ठीक है, वी टू इक्वल टू एफ लैम्डा टू। डिवाइड कर लो एक बार, वी वन अपन वी टू कितना आ जाएगा, एफ एफ कट जाएगा, लैम्डा वन अपन लैम्डा टू। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं अपन कि ये लैम्डा वन अपन लैम्डा टू भी लिखा है। ये बात रखी हुई होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत मेरे बात को, है ना? जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगा उतनी ही वहाँ पे वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि पैर फैलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी इतना यूज नहीं है तुम्हें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में की तैयारी में फॉर्मूले को यूज करना सिखाएंगे। फिलहाल तो डिस्क